मंदिर जाना, मस्जिद जाना, धर्म क्या है उसके बारे में बात करना। मैं हिंदू धर्म से हूँ, तुम मुसलमान हो। मंदिर क्यों बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। शिव क्या है, शिव के भद्दे गानों पर नाचना, शिव के नाम पर चिलम पीना, शिव के नाम पर भांग पीकर मस्त हो जाना, कावड़ लेने जाना, उसमें भी ऐसी अमर्यादित चीज़ें करना जो समाज को धब्बा लगाने का काम करती हैं। अक्सर ऐसी कई चीज़ें समाज में जन्म ले रही होती हैं, मगर हम इन बातों को कभी उस तरीके से समझना ज़रूरी नहीं समझते जिससे कि हमें इनमें एक क्लैरिटी मिले। मंदिर क्यों जाना है, मंदिर क्यों बनना है, शिव क्या है, क्या शिव वास्तव में भांग पीते थे, क्या शिव की तरह नशा भी पीना चाहिए। शिव से जुड़ी बहुत सारी बातें, मंदिर से जुड़ी बहुत सारी बातें, भगवान क्या है, शक्तियाँ क्या हैं, धर्म क्या है, वास्तविकता क्या है, जीवन क्या है, ये सब जानने के लिए शायद हम कभी प्रयासरत ही नहीं रहते, और शायद तभी वो गलतियां करते हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। आपका बहुत बहुत स्वागत है द पॉइंट ऑफ व्यू पीओवी में। आज हमारे मेहमान हैं मोहित जोशी, जो शायद यही समझाने के लिए समाज में जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि शिव क्या है, मंदिर क्या है, धर्म क्या है, जीवन क्या है, अधिकार क्या है। इन सब पर आज खुलकर चर्चा करेंगे। उनके जीवन के बारे में भी जानेंगे कि किस कारणोंवश वो यहाँ तक इस सफ़र को लेकर आ पाए हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनको मजबूत बनाती हैं, और वास्तविकता में ये चीज़ें क्या हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे दर्शकों में अक्सर दिलचस्पी रहती है जब भी कोई आता है जी, ये जानने की कि इस बार कुछ नया और शायद कुछ हटकर उन्हें सुनने को मिलेगा। शुरू का पार्ट मगर हमारा सेम ही रहता है, तो हम शुरुआत करते हैं, आएंगे धीरे धीरे। आपका जन्म कहाँ पे हुआ, वहाँ आप कहाँ से हैं, वो सारी चीज़ें आप बताना शुरू करें। देखिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ डिग्गी को मेरी शुभकामनाएं। आप सभी का मांगल्य हो और आप सभी के दर्शकों को, न्यूज़ डिग्गी के तमाम दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं कि आप इनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ये दिनों दिन बढ़ते जाएं ऐसी मांगल कामनाओं के साथ। आप सभी का हित हो, मांगल्य हो। देखिए, मेरा परिचय गजेंद्र जी ने कराया। मेरा नाम मोहित जोशी है। मूलतः मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरा जन्म स्थान अगर आप कहेंगे तो मेम्फाल, मणिपुर, ऐसे जैन हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ था। और जन्म के बाद में हरिद्वार, ऐसी पावन नगरी गंगा की गोद में मैं आया। तो तमाम चीज़ों से, संस्कृति से, भारतीयता से, परंपराओं से, ऐसी जिज्ञासाओं के साथ साथ ओतप्रोत होते हुए मेरा बढ़ता रहा। पिताजी मेरे उस दौरान आर्मी में थे। आर्मी के उस अनुशासन से इस गंगा के अनुशासन तक की जो यात्रा है, उसका सफ़रनामा है, आप गजेंद्र जी के साथ साझा करेंगे। तो आप क्या जानना चाहेंगे? यही बताइए कि हरिद्वार एक बड़ी सुंदर सी जगह है, पवित्र जगह है, धार्मिक जगह है, तो कैसा था बचपन हरिद्वार में? देखिए, जब मैं बालपन में हरिद्वार आया तो गंगा की कलकल निनाद करती हुई जल को देखा। तो उस समय की जलधारा जो विराट थी और आज की जलधारा का प्रभाव आप देखेंगे तो बहुत अंतर है। वो अगर अंतर आप देखेंगे कहीं तो अंतर का सिर्फ एकमात्र वो हम और आप लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे संस्कृति को माँ मानने वाले लोग हैं। हम गंगा को माँ मानते हैं। प्रवासी लोग, विदेशी लोग गंगा को माँ नहीं मानते। वो एक वाटर फ्लो कहते हैं, वो जल का एक प्रवाह कहते हैं, वो एक जल नहीं, उसको पानी कहते हैं। लेकिन वो उस जल को गंदा नहीं करते। लेकिन हम माँ कहते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने मंदिर के बचे हुए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, आप देखेंगे धूप जला हुआ, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो पहले पौराणिक काल में आप देखेंगे तो हमारे पूर्वज सिक्का डालते थे, ताम्र पात्र डालते थे, चांदी के सिक्के डालते थे। उसका उद्देश्य एकमात्र होता था कि उस जल की प्रदूषण को मुक्त करना, उस जल के का संरक्षण, संवर्धन करना। और वहाँ पे यज्ञ, वहाँ पे अनुष्ठान,
वहाँ की मर्यादाओं को बनाए रखना हमारे पूर्वजों ने वो संस्कृति हमें परोसी थी। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते 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 हम क्या कर रहे हैं कि पाप अब यदि आप पे मिटाना तो चलो हरिद्वार। देखिए पाप हरिद्वार में नहीं मिटते। पाप जब तक आप अपने मन मस्तिष्क से, जब अपनी ऑरा से, जब तक आप अपनी बुद्धि से नहीं हटाएंगे, अपने कर्मों से नहीं हटाएंगे, पाप आपके कहीं नहीं मिटेंगे। इसी के साथ अगर आप कहेंगे तो शास्त्र का एक वाक्य है कि अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, और तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। कि अन्य स्थान में यदि आपने पाप किया है तो डेफिनेटली वहाँ की ऑरा, वहाँ के ऋषियों की तपस्थली जो उसको कहा जाता है, भागीरथ जी गंगा का वेग लेके आए, धीरे धीरे हरिद्वार तक पहुंचे। वहाँ भागीरथ बिंदु एक ऐसा क्षेत्र है, पुण्य सलीला के पावन तट पर आप जब जाएंगे वहाँ आज आपको यूथ मिलेगा नशा करता हुआ। वहाँ आज आपको मिलेगा लोग पन्नी में कचरा फेंक देते हैं नदी में गंगा। तो आप ऐसे करते, लोग वहाँ पर अपने कपड़ों को धोते हैं, लोग स्नान करने आते हैं कि हम जल लेकर के शिव को अर्पित करेंगे, लेकिन बदले में वहाँ आप देखेंगे बड़े भद्दे भद्दे गाने चला करके, अश्लील नृत्य कर करके, और सुल्पा गांजा भांग पी करके, वो तमाम तरीके के नशे करके, और कहते हैं हम गंगा को जल लेके जा रहे हैं। तो देखिए वहाँ पे होता है क्या, जल का जो एक ऑरा है वो शून्य से शिखर तक की यात्रा है। बट वही मैंने शायद इंट्रोडक्शन में भी कहा कि लॉर्ड शिव का वो रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। बिल्कुल, कैसे बना ये? मैं वही बता रहा हूँ। आप शिव अगर मानेंगे, शिव को अगर जानेंगे, तो वास्तविकता आपने जानना पड़ेगा कि शिव है क्या। शास्त्र कहते हैं शिवम भूत्वा शिवम जजीत, कि शिव बन करके शिव को पूजे। तो शिव, वास्तविकता में शिव का अर्थ जो शाब्दिक अर्थ है, तो शब्द शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याण। अच्छा, जैसे गजेंद्र जी अपने बालों का कल्याण चाहते हैं, आप अपने कपड़ों का कल्याण चाहते हैं, अपने हेल्थ का कल्याण चाहते हैं, डेफिनेटली उसी प्रकार से हर कोई प्राणी, हर कोई जीव जंतु, यक्ष किन्नर गंधर्व भूत पिशाच प्रेत दानव मानव, कोई भी इस धरा का, इस यूनिवर्स का प्रत्येक प्राणी मात्र, हर कोई अपना कल्याण चाहता है। तो शिव सब में समा है, जो सबका कल्याण चाह रहा है ना, तो वो शिव है। तो हमारी तो जो सनातन संस्कृति है, हम प्रातः काल की बेला में जब उठते हैं तो सबसे पहले हमारे मन मस्तिष्क में एक प्रार्थना होती है, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि हम सबका हित हो, सबका मांगल्य हो, सबका कल्याण हो। आप ये चर्चा परिचर्चा मेरे से कर रहे हैं तो आप अपने दर्शकों का कल्याण चाहते हैं, आप उस संस्कृति का कल्याण चाहते हैं। जब हम सबका कल्याण चाहते हैं तो हम शिवमय बन जाते हैं। तो शिव को पूजने से पहले शिव बनना पड़ेगा। तो क्या वो लोग शिव बन रहे हैं जो ऐसे शिव के नाम पे ये चीजें कर रहे हैं? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि शिव वो कहाँ बन रहे हैं। हाँ। वो शिव के नाम पर अपनी मादकता, शिव के नाम पर अपनी संस्कृति का दोहन, शिव के नाम पर अपने भोग विलास की पूर्ति करते हैं, और वो मैं कहता हूँ वो शिव भक्त नहीं है। तो आश्चर्य की बात यह है कि कोई इस चीज को रोक नहीं रहा है। देखिए शासन प्रशासन तमाम तरीके मर्यादाओं के ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाता है। नमामि गंगे परियोजना से, तमाम स्पर्श गंगा अभियान के तहत तमाम लोग इस मूवमेंट में चलते हैं और अपना अपना काम करते हैं। मैं शायद आपको एक बात बता दूं कि 2022 की महाशिवरात्रि में कवर कर रहा था, और मैं एक पंडाल में जाता हूँ, वहाँ हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, कावड़िए उस दौरान ही। और मैं ऐसे कवर करते करते मैं पंडाल दिखा रहा हूँ कि यहाँ सिक्योरिटी है, पुलिस बाहर खड़ी है, खाने की व्यवस्था है। और मैं जैसे ही अंदर गया तो काफ़ी सारे लड़के जो हैं वो ऐसे सर्कल बना के बैठे, और मैं जैसे ही गया वो थोड़े से अचंभित हो गए कैमरा देख के। और मैंने देखा कि वो वहाँ पे गांजा पी रहे हैं पंडाल के अंदर, और दोनों तरफ पुलिस है गेट पे, और कावड़ियों का पंडाल है, और कोई रोक टोक नहीं है, कोई उन पे दबाव नहीं है, कोई उन्हें मना करने वाला नहीं है। देखिए गजेंद्र जी, होता क्या है, प्रशासन की एक ड्यूटी है, और पुलिस की आप बात करें तो पुलिस के पहले अक्षर का मतलब है पोलाइटनेस, विनम्रता। पुलिस अपना कार्य करती है विनम्रता से पहले, फिर वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए
उसका पालन करने के लिए वो अपना काम भी करती है। लेकिन आप देखेंगे कांवड़ की जो यात्रा है, असंख्य शिव भक्त हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से, पलवल से, उत्तर प्रदेश से, यानी आप कहेंगे भारत के प्रत्येक कोने कोने से शिव भक्त उस जल को लेने आते हैं। उसमें बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत अच्छे शिव संकल्पित भी आते हैं जो समाज का कल्याण करने के लिए ऐसे मूवमेंट चलाते हैं। कई लोग आप देखेंगे गंगा, हमारी दृष्टि नेगेटिविटी में जरूर जाती है, लेकिन आप देखेंगे वही शिव भक्त समाज में गंगा तट को स्वच्छता के लिए अब चले हुए, वही शिव भक्त हेल्थ मेडिकल कैंप चलाते हैं, वही शिव भक्त आप देखेंगे एम्स में जाकर के ब्लड डोनेशन देते हैं, वही शिव भक्त शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, समाज के लिए उन संस्थाओं को अपना पॉकेट डोनेशन देते हैं। तो बहुत अच्छे लोग। मैं जो ये प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ, जो ये प्रकरण की बात कर रहा हूँ, आप इनको शिव भक्त कह रहे हैं? नहीं, वो शिव भक्त नहीं है। मैंने कहा ना, हाँ। वो शिव भक्त नहीं है, वो अराजक लोग हैं जो समाज का दोहन कर रहे हैं और शिव का वो कर रहे हैं। अराजक लोग कहेंगे या शिक्षा का अभाव है? शायद उन्हें वो जानकारी ही देखिए, अराजकता अशिक्षा से ही आती है। क्या आप देखेंगे, अगर शिक्षा पे जाएंगे तो विद्या ददाति विनय, विनया ददाति पात्रत्वम, पात्रत्वा धनाप्नोति धनादो धर्म तत्सुखम, कि विद्या सबसे पहले आपको पोलाइटनेस देगी, विनम्रता देगी। विनया ददाति पात्रत्वम, आपके अंदर विनम्रता, आपके अंदर पोलाइटनेस आ गई तो आपको डेजिग्नेशन डेफिनेटली मिलेगा। पात्रत्वा, पात्रता धन आपनोति, आपके अंदर पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिल गया तो धन आपके पास आने लग जाएगा। जब आपके पास प्रतिष्ठा होगी तो श्री लक्ष्मी आपके संपर्क में आ जाएगी। धनादो धर्म तत्सुखम, तो वो क्या है? अशिक्षा, बेरोजगारिता, अराजकता, आप जितने अभद्रता आप कहें वो है, वो संस्कृति का दोहन करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को शिव भक्त नहीं कहा। इसमें दिलचस्प बात यह है ना कि शिक्षा का अभाव है, आप कह रहे हैं, ठीक है, मैंने भी माना उस बात को, मगर ये जो धर्म की शिक्षा है ये धर्म गुरु दे रहे हैं या कथावाचक दे रहे हैं। और मैंने आज तक किसी धर्म गुरु या कथावाचक को ये कहते नहीं सुना कि वो ये लोगों को समझा रहा है कि अगर अब आप कावड़ लेने जा रहे हैं तो उस यात्रा के दौरान गांजा ना पिए। बिल्कुल कोई नहीं, ये बात कोई कह ही नहीं रहा है कि गांजा पीना शिव का प्रतीक नहीं है। और खासकर जब आप शिव की आराधना के लिए निकले हैं, कावड़ लेने के लिए निकले हैं, आप एक अच्छा कर्म करने के लिए निकले हैं, उस वक्त तो ये और भी गलत है। ये कोई पास ही नहीं कर रहा है, कोई समझा ही नहीं रहा है, तो उन लोगों तक ये बात पहुंच नहीं रही कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल। और जब तक ये पहुंचेगी नहीं तो शायद वो उसे सुधारेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको तो यही लग रहा है शिव के भद्दे ना गानों पे नाचना ही शिव भक्ति है, शिव के गांजे का पालन करना या उसका सेवन करना ही शिव भक्ति है। क्योंकि जब व्यक्ति एक पांडाल में बैठ के, शिव भक्तों के बीच में बैठ के, कावड़ यात्रा के ड्यूरेशन में अगर कोई गांजे का पालन सेवन कर रहा है तो उसको गलत नहीं फील हो रहा है। किसकी जिम्मेदारी है? कौन ही आगे आके इन चीजों को रोकेगा? देखिए, जिम्मेदारी आप और हमारी भी है, युवा होने के नाते और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा भी दायित्व बन जाता है। उस समय समय पर हम ऐसे मूवमेंट चलाते हैं और तमाम तरीके से हम उनको विनम्रता से उनको बताते भी हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उनको ये निवेदन करूंगा कि जो ये प्रक्रिया, ये नशे की प्रक्रिया आई है, इसका अगर पौराणिकता से आप ले जाएंगे तो जो समुद्र मंथन हुआ उससे अमृत भी निकला, उससे रत्न भी निकले, उससे लक्ष्मी जी भी निकली, उससे तमाम तरीके की चीजें जो प्रकृति को मिली, वो संरक्षण दे रही है, प्रकृति को वात्सल्यता दे रही है, वो चीजें निकली। लेकिन वहीं पर हलाहल विष भी निकला। तो उस हलाहल विष को लेकर के सभी देवी देवता, सब राक्षस यक्ष जितने लोग वहां थे, सब वो त्राही त्राही करते हुए गए। भाई कौन पिएगा? अमृत तो देवताओं ने, उन्होंने बांट के पीना है। तो इस हलाल विष को पीने की शक्ति सामर्थ्य किसके अंदर है? तो देवताओं की भी जब नहीं चली, उस हलाहल विष को लेकर के सब लोग दौड़े दौड़े बाबा के पास गए, जिसको आप सब लोग महादेव कहते हैं, शिव कहते हैं। तो शिव ने क्या कहा? भैया कल्याण, मैंने कहा ना कल्याण, प्रकृति का कल्याण करना है, सृष्टि का कल्याण कर तो शिव आते हैं। तो शिव ने हलाल विष लिया और उसका पान किया, और वो पीते पीते उन्होंने, सबने कहा भाई फटाफट फटाफट पियो,
कि अगर एक कण भी धरती में रह जाए तो विध्वंस हो जाए। तो फटाफट जब वो पीने लगे तो पीते पीते कुछ बूंदे वो उन्होंने कंठ तक पिया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ महादेव है। वो आप हरिद्वार की तरफ आएंगे तो नीलेश्वर महादेव है, वहीं पर नील पर्वत है, बिल्लो पर्वत के साथ। कहते हैं पार्वती जी ने हाथ लगा दिया था, हाँ, रोक लिया तो था। वो जब कुछ बूंदे गिरी, उस बूंदों से भांग, धतूरा, ये तमाम तरह की आयुर्वेदिक चीजें निकली। अच्छा, अब इसको आयुर्वेदिक तरीके से आप यदि लेते हैं तो तमाम तरीके की बीमारियों का शोधन है, ये तमाम तरीके की बीमारियों का फॉर्मूला है। अगर इसका आप दुरुपयोग करते हैं अपने नशे के लिए, आप देखिए एनारक्स की दवाई, नार्कोटिक्स की जो दवाइयाँ होती हैं, डॉक्टर देता है। अगर ऑपरेशन हुआ है, उस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही, निद्रा नहीं आ रही, तो उसको एक सीमित मात्रा में देगा कि आप ले लें। कुछ लोग उसको भी नशे का आदी बना लेते हैं। उनने कहा एल्प्रेक्स 0.5 दिया, उन्होंने कहा 0.25 हमें दे दीजिए। करते करते मैंने तो ऐसा भी देखा है कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, आप हमें नशे की गोली दे दीजिए। तो ऐसे करते करते इन लोगों ने का आप अवेयरनेस फैलानी चाहिए। मैं उन सभी वो धर्म गुरुओं ने भी फैलानी चाहिए, और स्कूल में शिक्षा भी मिलनी चाहिए, और पेरेंट्स को, अभिभावक का भी दायित्व बनता है। और आपके चैनल के माध्यम से आप लोग इतना अवेयरनेस फैला लें, आपको शुभकामनाएं। कैसा था स्कूल का जीवन, स्कूल की कक्षाएं, स्कूल की पढ़ाई? देखिए, स्कूल्स का जीवन बड़ा संघर्ष भरा था। बहुत सीमित संसाधनों में अपने अपने अध्ययन हमने किया, और स्कूल की मजेदार। पढ़ाकू थे? नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ाकू नहीं रहा। मैंने कभी मैं, हाँ, बिना पढ़े मैं, आप कहेंगे, मैं जैसे आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो मैंने अपने मित्र से जो सुन लिया उसी का अध्ययन करके मैंने लिख लिया। मैंने कभी भी बुक्स को बहुत डेडिकेटेड होकर नहीं पढ़ा। मैंने बस रोड को, समाज को, पब्लिक को, ऑडियंस को, इन लोगों को पढ़ के सुन करके जो प्राप्त हुआ उसको लिखा। और आप कहेंगे तो मैं फर्स्ट डिवीजन से 60% से मेरा ग्राफ बढ़ते बढ़ते 82% तक मैं पहुंचा हूँ। मान लीजिए मैंने बुक्स को कभी नहीं पढ़ा। तो ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पढ़ गया, उसमें इंटरेस्ट बढ़ा, रिसर्च पढ़ी, तो करते करते वो ऐसा मेरा। कोई स्पोर्ट्स खेलते थे? हाँ, मैं एनसीसी में रहा हूँ। स्पोर्ट्स में मैं बॉक्सिंग, मेरा बड़ा अच्छा, मैं बॉक्सिंग में स्टेट को रिप्रेजेंट मैंने किया है। करियर बनाने का नहीं सोचा बॉक्सिंग में? देखिए, करियर बनाने का सोचा, मैं एनसीसी में भी मैं शूटिंग में रहा, और एनसीसी का सी सर्टिफिकेशन का A ग्रेड मेरे पास है। तो स्पोर्ट्स में मेरे को बॉक्सिंग मुझे बड़ा प्रिय लगता था। अब बॉक्सिंग एक तो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, और साथ साथ फैसिनेटिंग, नहीं फैसिलिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन आत्मरक्षा के साथ साथ एक उसमें आपका स्टेमिना जो बूस्ट होता है, वो थोड़ा मेरे को अच्छा लगता था। वही खेला आपने स्कूल टाइम में? जी। कोई टीचर वगैरह याद है जिनकी कोई लेसन्स, कोई लर्निंग्स स्कूल टाइम की जो आज भी साथ हैं? देखिए, टीचर मेरे जीवन में बहुत आए, और मैं प्रत्येक प्राणी से सीखता हूँ, वो भी मेरा टीचर हो जाता है। लेकिन आदर शिक्षक की अगर बात कहूँ तो जिस भी व्यक्ति ने मुझे चैलेंज दिया वो मेरा शिक्षक बन गया। मुझे टास्क लेना बड़ा पसंद है, और वो शिक्षक अक्सर मेरे मित्र बन जाते हैं। अगर आप शिक्षक की बात कहें तो मेरे मित्रों ने मुझे बड़ा चैलेंज दिए, मेरे साथ पढ़ने वाले युवाओं ने मुझे बहुत चैलेंज दिए, समाज ने मुझे चैलेंज दिए। तो शिक्षकों की बात मैं कहूँ तो मैं प्रत्येक व्यक्ति को अपना शिक्षक मानता हूँ। मैं आपसे भी शिक्षा ले रहा हूँ, हम आपसे सीख रहे हैं। बिल्कुल। तो स्कूल में एक सवाल जनरली पूछा जाता सबसे, क्या बनना है, क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? आपके सामने भी आया होगा। आप शिक्षक की बात करें तो एक हमारे प्रधानाचार्य जी थे। अच्छा। वो संघ में ही काम देखते थे, और हमारे प्रिंसिपल भी थे। तो उनका हमारी प्रार्थना होती थी, आप देखेंगे स्कूल कॉलेजों में शू पहन करके और खड़े होकर के प्रेयर होती थी। लेकिन हमारे विद्यालय में, सरस्वती विद्या मंदिर में जब मैं पढ़ता था, तो आप देखेंगे बड़े आराम से तरीके से हाथ पैर धो करके, शू उतार करके वंदना कक्ष होता था एक, कि वहाँ प्रेयर के लिए आपने उस हॉल में पहुँचना है। वहाँ अटेंडेंस होने के साथ साथ जब प्रार्थना होती थी उसके बाद
एक थॉट, अपने विचारों को साझा करने का मौका मिलता था। थॉट ऑफ द डे। हाँ, जो हमारे प्रधानाचार्य विजय पाल जी हुआ करते थे, उन्होंने एक थॉट बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सब लोग कहते थे कि आपने क्या बनना है, आपने, कोई कहता था मेरे को आर्मी में जाना है, कोई कहता मेरे को CDS क्वालिफाई करना है, कोई कहता था मुझे एयरफोर्स में जाना है, कोई कहता मुझे राजनेता बनना है। लेकिन आप देखेंगे वो उनका एक वक्तव्य मुझे बड़ा प्रिय लगा। उन्होंने कहा आप सब कुछ बन सकते हैं, सारी सामर्थ्य आपके पास है, अगर आप एक अच्छे इंसान बनते हैं, अगर आपके अंदर मनुर्भव, मानवता का भाव आता है। तो उन्होंने कहा आप कुछ बनने से पहले मनुष्य बने। और मनुष्य कैसे बने? आपके अंदर दया, करुणा, वात्सल्य, दूसरे के हित करने की कामना है। तो ऐसा व्यक्ति अगर जब आप बन जाते हैं तो समाज का, आप जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में आपकी लीडरशिप मेंटेन होती है और वो स्वतः बन जाते हैं। मनुष्य बनना, मनुष्य होकर मनुष्य बनना बिल्कुल टफ है, टफ, और उसी प्रक्रिया में जिंदगी निकलती चलते है। रहना, टफ चलते रहना है। क्योंकि देखिए हर सिस्टम को चलाने का एक सिद्धांत होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो मनुष्य को चलाने का, मनुष्य की आप देखेंगे ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो हमारी धरा पर मनुष्य बनकर के आए थे। वो साक्षात नारायण का स्वरूप, साक्षात शिव का स्वरूप, साक्षात कल्याण का स्वरूप। लेकिन वो जब धरा पे आए तो मनुष्य बन के आए। उन्होंने अपना परिचय कैसा दिया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आज हम कहते हैं उनको कि उन्होंने मनुष्य बनकर के सारी प्रत्येक मर्यादाओं का पालन किया, इसलिए हम आज उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। पिताजी इंडियन आर्मी में थे जी, तो कभी मन नहीं किया ज्वाइन करने का, या उन्होंने नहीं बोला? मैं बिल्कुल इंडियन आर्मी में मैं कई बार, और NCC का C सर्टिफिकेशन का A ग्रेड होने के नाते मेरा कई जगह मेरा रिटर्न भी माफ़ हो जाता था, और कई बार मैं इंटरव्यूज़ में जाता था, मैं सिलेक्ट। लेकिन फिजिकल में मेरा फ्लैट फुट होता था। अच्छा। मेरा पैर के, अब नीचे के कर्व देखेंगे तो फ्लैट फिट है। तो फ्लैट फिट के कारण मैं कई बार बाहर आया था। फिर मैंने कई बार रनिंग करी, फिर मैंने तैयारी करी, फिर मैंने शू के, आप कहेंगे तो नीचे का जो एक पोर्शन होता है उसे आप जबड़ा या जो भी कहते हैं, मुझे याद नहीं, तो उस जबड़े को कटिंग करके मैंने एक कर्व फॉर्म में लगा करके, पैरों में छाले पड़ जाते थे। बहुत रनिंग करता था मैं, मतलब मेरे को ऐसे ऐसे चैलेंज मिलते थे कि आप इस एरिया से इस एरिया तक दौड़ देंगे तो क्या मिलेगा। मैं अक्सर शर्त जीतता था NCC में। तो ये बड़ा ज्वाइन करने का इंडियन आर्मी। हाँ बिल्कुल, मैं गया भी। आप मानिए मैंने ओपन भर्ती में कम से कम 10 से 12 बार अपने आप को आजमाया, और मैं हर बार एक्सेलेंट होता था रनिंग दौड़ में। लेकिन मेडिकल में मैं जब पहुंचता था, फिजिकल में जब, तो मेरा फ्लैट फिट के कारण मैं अनफिट होके मैं बाहर आ जाता था। तो एक बार मैं पिताजी के रिलेशन कोटे से गया, वहाँ संपर्क भी था, सब कुछ था। लेकिन मेरे पिताजी बड़े एक उसमें रहते थे कि भैया आर्मी में आना है तो अनुशासन में आना है, जैसी एक रूटीन है उसमें आना है। वहाँ पे मैं हो भी गया किसी तरीके से। तो वहाँ का एक ऑरा जो था, मेरे पिताजी आसाम राइफल में नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड थे। अच्छा। तो वहाँ का जब आप ऑरा देखेंगे, वहाँ G3 फेमस है, गर्ल, गैम्बलिंग और गैंगस्टरिंग। क्या आप देखेंगे वहाँ 14-14, 15-15 साल का बालक भी 6 पॉकेट में वो कार्गो पहन करके हथियार लेकर के चल रहा है। आप देखेंगे सात्विक भोजन आपने लेना है तो आपको कई किलोमीटर दूर तक जाना होगा, फिर भी आपको आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको सात्विक खाना प्योर नहीं मिलेगा। अब G20 के बाद G3 फेमस हो जाएगा, आपने बोल दिया। कहाँ? लोग दिल्ली में भी इसका कल्चर ले आएंगे। तो मैं जब वहाँ गया तो आप देखेंगे 140 रुपया दर्जन केला, उस दौरान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 2013 की घटना की बात कर रहा हूँ। 140 रुपये दर्जन केला, और जो केला मैंने नॉर्मल 40 रुपये में खाया है। कि आप फल फ्रूट ही वहाँ मिलते हैं, या फिर आपको नॉन वेजिटेरियन आप 15-20 रुपये में आप भरपेट खा सकते हैं। लेकिन तामसी भोजन होने के कारण मैंने वो एरिया पसंद नहीं किया, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में ही पोस्टेड होता है। अच्छा। तो फिर वो भी मैंने नहीं किया, छोड़ दिया। तो फिर मैंने कहा देश के लिए काम करना है तो सामाजिक जीवन, सैन्य शक्ति में नहीं तो सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो आगे की पढ़ाई इंजीनियरिंग रुड़की। हाँ, फिर मैंने रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की से BCA किया, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ मैं। कैसा रहा कॉलेज? बहुत अच्छा, बहुत। उस कॉलेज के दिनों में मैंने 3 साल इतना आनंद लिया कि मतलब एक यौवन काल में जो कुछ अच्छा हो सकता है सब कुछ किया। जो कुछ
जितनी आवारागर्दी हो सकती है सब कुछ करी, लेकिन हाँ किसी का अहित नहीं किया, कोई ऐसे गंदे काम नहीं किए, आनंद पूरा लिया। क्या थी आवारागर्दी? आप कहेंगे मैं इतना एडवेंचर था कि मेरे को, अगर हम फेस्ट में जाया करते थे, फेस्टिवल होते थे कि इस फेस्टिवल में एक व्यक्ति आना है, तो जब मैं उस फेस्टिवल में मुझे पसंद नहीं होता तो मैंने कहा अभी चलते हैं। तो रात को 11 बजे हम जॉर्ज एवरेस्ट पहुंच जाते थे, लगभग 60 65 70 किलोमीटर का फासला तय करके बाइक से या 4 व्हीलर से ही, कि हमने कहा रात्रि आज वहाँ विश्राम होगा, वहीं चाय बनाएंगे, वहाँ फिर सुबह हम आते थे। तो मतलब बहुत आनंद लिया, बहुत जीवन का सीखा भी। कॉलेज लाइफ में, मतलब स्टार्टिंग के डेज में आप कहेंगे तो मैं कॉलेज का तीसरा दिन था, सीनियर को से झड़प हो गई, सिर्फ एक कि मैं संवैधानिक चीज़ों को सबसे पहले महत्व देता था, कि एक रैगिंग का दौर होता था बहुत, तो मैं एंटी रैगिंग लॉ जानता था, और बचपन से ही छात्र राजनीति में काम करने का मौका मिला, हमने कहा हम क्यों सहेंगे। तो रैगिंग करने वालों में होते थे, रोकने वालों में? तो मैं रोकने वाले में होता था। अच्छा, कि रैगिंग यदि मेरी कर रहे हो, मेरी रैगिंग करते थे। अब मेरे एक मित्र था, रोकने वालों की रैगिंग? हाँ। अच्छा। नहीं, मेरा मित्र था, उसको बस के आगे, अब देखिए कैसी स्थिति आ गई, एक वहीं की छात्रा थी, अब उन्हें स्टाइल से सिगरेट पी के उसके छल्ले उड़ाते हुए और उसको बोल दिया कि भाई अपनी कुछ एक्टिविटी करके दिखाओ और ये बस के आगे डांस करो। ठीक है। अब बताइए, ये मतलब एक अमानवीय कृत्य, रैगिंग। मतलब हम जिस शक्ति को शक्ति स्वरूपा, बुद्धि स्वरूपा, मातृ स्वरूपा, कल्याणी, मंगला, मोक्ष पदा कहते हैं, वही देवी सिगरेट के छल्ले उछालती भी और कह रही है कि आप नृत्य करिए। यही रैगिंग है, यही रैगिंग है। फिर तो मैंने उसका भी विरोधाभास किया। अच्छा। अब एक दूसरा मित्र हमारा सीनियर हुआ करता था, अब वो संपर्क में होने के कारण उसने उसका विरोध किया, वो आ गया हाथापाई में। तो मैं, आप मान लीजिए मैं मेरे कॉलेज का तीसरा दिन, खैर वो दिन अलग थे, तो तीसरे माले पे, मतलब मान लीजिए बालकोनी की, वो गलत था, मैं आज भी उसे एक्सेप्ट करता हूँ, वो उस बालकोनी में इतना बड़ा संघर्ष हमारा हुआ कि बहुत भयंकर, कि आप मान लीजिए मेरे को तीसरे दिन में मेरी पूरी फीस मुझे वापसी मिल गई। अच्छा। कि आप जाइए, आप इस कैंपस के लायक नहीं है। ये दौर था कि आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे, कि अब सीनियर पे हाथापाई हो गई है। मैंने कहा आप इनको भी निकालिए, मैं कोई नहीं, मेरा 3 दिन है, मैं कहीं और कैंपस में ट्राई कर लूंगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। और मैंने कहा एंटी रैगिंग केस तो मैं बाद में लगाऊंगा, पहले इसको मैं तबीयत से ठीक करूंगा कि ये काम नहीं होना चाहिए। तो हुआ क्या, फिर माफीनामा, वही जो प्रोसेस होता है, कॉम्प्रोमाइज होना है। तो आज तक, मतलब वहां पे कैंपस में एक ऐसा एक्ट मैंने तैयार किया, ऐसी कम्युनिटी तैयार करी कि किसी का भी शोषण, किसी का भी अमानवीय कृत्य उस व्यक्ति के साथ ना हो। छात्र पढ़ने आया तो पढ़ के जाए, आनंद पूरा ले। आपने गुलाल देखी? फिल्म देखते हैं? गुलाल, हाँ फिल्म देखता हूँ। गुलाल का बताइए क्या? बहुत पुरानी फिल्म है गुलाल, उसमें पीयूष मिश्रा का जो गाना है ना, आरंभ प्रचंड, उसी का है, उसी फिल्म का है। मतलब आप उसमें देखो रैगिंग, मतलब अगर छात्र राजनीति में, कॉलेज लाइफ में अगर रैगिंग होती है, उस फिल्म में दिखाई है, मतलब इतनी बारीकी से, इतनी खतरनाक वाली रैगिंग। मैं वही कह रहा हूँ, छात्र जीवन में उसको रैगिंग एक गंदा प्रारूप दे दिया है। हाँ। आप देखिए, गुरुकुल पद्धति में आप जाएंगे, भारत की शिक्षा पद्धति में आप जाएंगे, तो आपको लगेगा कि वहाँ पे आपको ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि तक कि आप वेद मंत्र बताइए, आज आपने ये टास्क करना, आज आपने घुड़सवारी करके बाण चलाने, आज आपने, मतलब आपको लक्ष्य दिया पहले से होता था है? ऐसा पहले होता था? देखिए, वो रैगिंग नहीं है, वो आपको लक्ष्य दिया जाता था। अच्छा। उस लक्ष्य को आपने अपने निर्माण में भी, समाज के निर्माण में भी, और वो आपके आजीवन वृद्ध काल तक, प्रौढ़ावस्था तक आपके वो काम आता था। कि आपने बचपन में, आपको मान लीजिए अगर पेंसिल चलाना सिखाया है तो आज आपकी राइटिंग बेस्ट हो गई है, तो वो करते करते राइटिंग सुधारने की आप इतने वेद मंत्र लिखिए। आज आपका होस्ट, आपने संगीत में रुचि है तो आप इतनी बार अपने आलाप को हरकतों से कीजिए। आज आप इतने इंस्ट्रूमेंट को सीखिए, आप इस वाद्य यंत्र को इतने घंटे का प्रयास कीजिए। तो तमाम तरह की वो हमारी शिक्षण प्रणाली होती थी। लेकिन आज की शिक्षण प्रणाली में आप जाएंगे, खैर गवर्नमेंट ने ये एक्ट बना दिया है, लेकिन आज भी वहाँ का छात्र अपने हॉस्टल के कैबिनेट में पंखे में फंदा लगा के फांसी खा लेता है।
ये सिर्फ शिक्षा का अभाव। देखिए आज का जो शिक्षण प्रणाली, आज का एजुकेशन सिस्टम जो है, और हमारी गुरुकुल शिक्षण प्रणाली की ओर जाएंगे आप। खैर मोदी जी की गवर्नमेंट ने उस जो शिक्षा का ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें काफ़ी चीज़ें चेंजिंग हुई हैं। जो हमें मुगल काल की घटनाएं हमें पढ़ाई जाती थी, आज हमें चाणक्य, आज हमें ऋषि महर्षि पतंजलि, कणादि, जैमिनी, सुश्रुत, इनका भी शिक्षण प्रणाली का वात्सल्य हमें मिलता है। जो हमें अंगूठे के से बाण से लेकर के वो धनुर्विद्या का ज्ञान भी आज हमें उस शिक्षा में मिलता है। तो आप देखेंगे कि आज की शिक्षण प्रणाली में कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग है कि हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को उस वैदिक वांग्मय की शिक्षा देनी चाहिए। तो इंजीनियरिंग हो गई थी, उसके बाद फिर मास्टर्स करने चले गए। देखिए मैंने कुछ समय जॉब की। अच्छा, बीच में? हाँ, मैंने जब मैं IT सेक्टर में जॉब में करता था तो मुझे एक संकुचित विचार में, मतलब एक ही सिस्टम में, एक ही कैबिनेट में प्रोग्रामिंग करना, कोडिंग करना, ये बड़ा तनाव वाला काम लगता था। ऐसा लगता था कि ये बहुत फ्रस्ट्रेशन सी हो गई है। तो मैं थोड़ा बहुत यात्रा प्रवृत्ति का एक, मतलब टूरिज्म मुझे बड़ा प्रिय लगता था कि एक जगह नहीं, मैं काम यदि करूं तो फील्ड का काम करूं जिससे मेरा भी निर्माण हो, समाज का निर्माण भी हो। तो मुझे वो नहीं भाया, मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने कहा नमस्ते कर दी। तो फिर मुझे थोड़ा पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में इंटरेस्ट था, और छात्र राजनीति में अगर काम करना है तो किस ओर जाया जाए। तो मैंने उस कैंपस में एडमिशन लिया। मैं पहले JNU वगैरह गया, DU गया, वहाँ की राजनीति को समझा, देखा, खूब घूमा। फिर मैंने अपने उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, वहाँ पे जर्नलिज्म से मास्टर्स में ऐसा एडमिशन ले लिया मैंने। तो मैंने फिर मीडिया को समझा कि मीडिया, आज का मीडिया और वास्तविकता में मीडिया का जो कार्य है, कि हम मीडिया को अपना चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, लेकिन क्या आज का मीडिया उस चीज को परोस रहा है क्या? नहीं परोस रहा। आज का मीडिया क्या न्यूज़ डिगी जैसी चर्चाएं कर रहा है क्या, जिससे समाज का हित हो? कहाँ देखते हैं आज के मीडिया को? आज का मीडिया आप कहीं भी देखिए, आप देखिए चर्चा होती है दंगल, बड़ी बहस कीजिए आप लोग। आप उन विषयों पे बहस कीजिए, उन विषयों पे दंगल कीजिए जो जिसमें समाज का हित हो। छोटी छोटी संकुचित उसमें लेकर के 1.5-2 घंटे तक उन राष्ट्रीय व्यक्तियों को बुलाया जाता है जिनका, और वो आपस में लड़ते हैं, वो एक दूसरे को पीटते हैं। तो ये मीडिया का, मुझे नहीं लगता ये मीडिया है। ये तो बस एक नाटकीय प्रस्तुति है जिससे कुछ लोग रोमांचित हो जाते हैं, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बहुत दिक्कत रही। तो पूरा अनुभव जो था पत्रकारिता का, मास्टर्स का, कैसा था? मतलब उस ड्यूरिंग में आप प्रैक्टिकल रिपोर्टिंग ग्राउंड पे भी जा रहे थे? जी देखिए, मैंने एक रिपोर्टिंग करी। मैं 26 जनवरी को गया। तो ऐसे ही मैं एक विदेशी प्रवासी व्यक्ति से मिला, तो करते करते मतलब बस आनंद लेते लेते मैंने कहा आज इनसे बात की जाए कि हमारे लोकतंत्र, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है वो प्रत्येक राष्ट्र का कुछ न कुछ अर्क लेकर के तब बना है। तो जब मैंने उससे चर्चा करी, उसने बड़ी तरीके से हमारी रिपब्लिक डे को, हमारी 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस को बड़ा अच्छी तरीके से बयां किया। लेकिन मैंने वहीं पे कुछ यात्री जो हमारे देश के नागरिक हैं, मैंने उनसे चर्चा करी, तो उन्हें वास्तविकता यही नहीं पता थी कि आज कौन सा डे है, 26 जनवरी को होता क्या है, क्यों हुआ था, गणतंत्र हमारा कब बना, गणतंत्र का मीन्स क्या है। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता में मीडिया को एक सुदृढ़ जानकारी, जिससे लोगों को अवेयरनेस फैले, ऐसे कार्यक्रम बनाने चाहिए। तो ये पढ़ाई करते वक्त कॉलेज लाइफ के ड्यूरिंग ABVP से जुड़ गए थे? हाँ, मैं जब देखिए विद्यार्थी परिषद, तो मैं जब कक्षा 11 में था, मतलब स्कूलिंग टाइप से, बस स्कूल टाइम पे हमें अधिकार नहीं होता था क्योंकि हमारी एज उतनी नहीं होती थी, और हम आंदोलनों में जाएं, हम पुलिस से संघर्ष करें, हम अपने छात्र हितों की मांग के लिए अपना काम होता था, लेकिन उतनी संगठन के कुछ लोग हमें उस लेवल पे नहीं ले जाते थे।
क्योंकि बहुत छोटे हम होते थे और उतने संघर्ष को हम नहीं झेल पाते। लेकिन हाँ, उस समय से वो अग्नि प्रज्वलित हुई। तो हमने कॉलेज कैंपस में जब आए तो उस समय मैं छात्र राजनीति में जब रहा तो ऐसा प्रांत का, मैं पूर्वांचल प्रांत का काम देखता था। काम देखते देखते कई कॉलेज कैंपसों में इलेक्शन होते थे, तो किस तरीके से चुनाव लड़ाना है और किन मापदंडों का उपयोग करना है, कैसे चुनाव को नशा मुक्त करना है, कैसे चुनाव में मतलब एक गरीब कम्युनिटी का व्यक्ति भी, एक बहुत शोषित व्यक्ति भी, एक बहुत सीमांत क्षेत्र का व्यक्ति भी, कैसे वो छात्र राजनीति में आए, वो कैसे छात्र नेता बन सकता है, कैसे उसकी आइडियोलॉजी को समाज में हम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उस चीज़ों में विद्यार्थी परिषद का बड़ा शुक्रिया करूँगा मैं कि अनुशासन के साथ साथ जो विद्यार्थी परिषद का एक ध्येय वाक्य है, ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता। आप देखेंगे नॉलेज भी आपको मिलनी है वहाँ पे, आपको शीलता भी मिलेगी और आपको यूनिटी भी मिलेगी, एकता भी मिलेगी। तो जब इन तीनों का सिद्धांत लेकर के विद्यार्थी परिषद काम करता है एबीवीपी, तो छात्र निर्माण होता है, राष्ट्र निर्माण होता है। आप देखेंगे एबीवीपी सिर्फ छात्र राजनीति के लिए नहीं बना है, वो सिर्फ राजनीति नहीं करता है, वो राष्ट्र को चलाने की नीति नियम सिद्धांतों में भी काम करता है। आप देखेंगे एसएफडी एबीवीपी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम आयाम है। आप देखेंगे एसएफडी जो स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट करता है तो स्टूडेंट की काम करता है, एग्रीकल्चर करता है तो वहाँ कृषियों के विषय में काम करता है। आप देखेंगे एक सील टूर हम लोगों का होता है, सीमांत क्षेत्र गुवाहाटी, मिजोरम, मेघालय, डिमापुर, शिलांग, जो ये नॉर्थ ईस्ट के सीमांत क्षेत्र हैं, वहाँ के प्रत्येक 7 स्टेट हैं, उन स्टेटों को बुला करके हम अपनी अपनी कम्युनिटी को, हम अपनी अपनी संस्कृति को, मान लीजिए अगर वो शिलांग की छात्रा आएगी तो हरिद्वार में किसी प्रशासकीय भवन में रहेगी, वो वहाँ के नगर विधायक के साथ भोजन करेगी, वो नगर विधायक के साथ उसी के परिवेश में निवास करेगी, उन्हीं के घर में, और वही व्यवस्था संघ में भी चलती है। हाँ, वो वहीं से। और लोग कहते हैं कि लोग तो संघ के लिए भी कहते हैं कि संघ राजनीति नहीं करता। देखिए, संघ राजनीति नहीं करता, लेकिन तो संघ राजनीति में, राष्ट्रनीति में समाज का कैसे निर्माण हो, उन नीतियों के सिद्धांतों में अपना सलाह देता है, अपने कार्यकर्ता जरूर देता है, मुख्य भूमिका देता है। और संघ प्रत्येक राजनीतिक संगठन को बुलाता है कि अगर आपको भी हमारे कार्यकर्ता की आवश्यकता है तो आइए, ले जाइए, लेकिन राष्ट्र निर्माण की भूमिका उसमें रहेगी, उसमें विचार किया जाता है। देखिए, हमारा विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जिस भी क्षेत्र में जाता है, अगर वो पत्रकारिता में आएगा तो एक अच्छा पत्रकार बनेगा, अगर वो आर्मी में जाएगा तो एक अच्छा सैनिक बनेगा, अगर वो पुलिस में जाएगा तो एक अच्छा पोलाइट नेचर वाला पुलिस अधीक्षक बनेगा। जिस भी क्षेत्र में जाता है वो अच्छा नागरिक बनता है।